तो दोस्तों T20 वर्ल्ड कप के बाद का नया दौर शुरू हो गया है। कल इंडिया ने न्यूजीलैंड को उसी के घर में 65 रनों की करारी हार थमाई और सूर्य कुमार यादव ने उनके बॉलर्स को पटक पटक के मारा। भाई क्या शानदार बैटिंग की स्काई ने, मजा आ गया एक बार फिर। वैसे स्काई के अलावा चहल और हुड्डा ने भी अच्छा खेल दिखाया, क्योंकि हुड्डा ने 4 विकेट लिए और इंटरनेशनल क्रिकेट से बाहर चल रहे चहल ने सिर्फ 2 मगर बड़े विकेट लेकर अपनी इंपॉर्टेंस प्रूव की। सीधे सीधे कहें तो नए दौर की शुरुआत बड़े ही इम्पैक्टफुल तरीके से हुई, क्योंकि इस सीरीज की बात हम और बेहतर ढंग से अगले मैच के बाद करेंगे, इसलिए मैदान पर हुई उठा पटक को यही रोकते हैं। मगर नए दौर की इस हवा में जो मैदान के बाहर उठा पटक हुई है उस पर जरूर करीब से निगाहें डालेंगे क्रिकमाइंड के स्पेशल वीडियो में। तो चलिए क्रिकमाइंड के क्रिस्पी अंदाज में समझते हैं कि पूरी की पूरी सिलेक्शन कमेटी बर्खास्त करने का क्या मतलब है, ऐसा करने से क्या संदेश आगे जाता है, ऐसा करने की नौबत ही क्यों आई और अब आगे क्या। बाकी आगे बढ़ने से पहले एक बात आपको बता दे कि इस वीडियो के आखिर में एक ऐसा राज भी छुपा है जो सिलेक्शन कमेटी वाले बीसीसीआई के ड्रामे की असल पोल खोलता है। इसलिए वीडियो से लास्ट तक जुड़े रहें और एक छोटी सी रोलर कोस्टर राइड का मजा लें। दोस्तों हम जानते हैं कि आपके भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि इंडिया की हार के बाद सिलेक्शन कमेटी को पूरी तरह वाइप आउट करने का मतलब क्या है और इससे होगा क्या। तो दोस्तों इन सवालों का जवाब ढूंढने से पहले हमें ये जानना होगा कि सिलेक्शन कमेटी के साथ ऐसा हुआ क्यों। उसके लिए हमें चेतन शर्मा की लीडरशिप वाली सिलेक्शन कमेटी के वर्क टाइम में हुए सभी इंसिडेंट्स को दोहराना पड़ेगा। तो दोस्तों चेतन शर्मा, सुनील जोशी, देबाशीष मोहंती, हरविंदर सिंह और अभी कुरुविल्ला वाली ये सिलेक्शन कमेटी पहली बार 24 दिसंबर 2020 से पिक्चर में आई। इस कमेटी के ग्राउंड पर आने के बाद से इंडियन टीम के अच्छे रिजल्ट से ज्यादा बुरे रिजल्ट्स याद आते हैं, जिनमें पिछले साल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की हार, T20 वर्ल्ड कप से पहले राउंड में ही बाहर हो जाना, इस साल साउथ अफ्रीका में बुरी तरह फ्लॉप होना, एशिया कप के फाइनल तक न जा पाना और T20 वर्ल्ड कप 2022 में भी खराब प्रदर्शन करना सबसे पहले याद आते हैं। वैसे ग्राउंड पर हुए इन रिजल्ट्स के लिए सिलेक्शन कमेटी से ज्यादा प्लेयर्स जिम्मेदार होते हैं, मगर सिलेक्टर्स यहाँ सवाल के घेरे में हैं, क्योंकि पूरे 2 साल के वर्क टाइम में सिलेक्टर्स का विजन ही क्लियर नहीं हो पाया। कभी वो एकदम से वेंकटेश अय्यर, वरुण चक्रवर्ती, राहुल चाहर, रावेश खान जैसे युवाओं को इंटरनेशनल टीम में लाते हैं और कुछ दिनों बाद अपनी स्कीम ऑफ थिंग्स से ऐसे हटाते हैं जैसे उस लिस्ट में थे ही नहीं। तो कभी सिलेक्टर्स एकदम से बाहर चल रहे अश्विन, शमी और कार्तिक को उस एक्सपीरियंस का हवाला देकर टीम में ले जाते हैं जिसकी दुहाई देकर उन्हें इग्नोर किया गया था। इसके अलावा इस कमेटी ने शिखर धवन और सैमसन के साथ जो बर्ताव किया वो किसी की समझ में नहीं आया। खासकर धवन के साथ हाल के दिनों में जो हुआ वो बहुत ही गलत है। उन्हें कार की स्टेपनी बना दिया गया। जब बड़े खिलाड़ी रेस्ट करते हैं और उनमें से कोई भी एक टीम में नहीं होता तो धवन को कप्तानी के लिए बुला लेते हैं, वरना धवन कहाँ है किसी को पता नहीं। यह बर्ताव उस खिलाड़ी के साथ किया गया जिसने ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका समेत हर बड़े देश के खिलाफ रन बनाए। अब आप सोच लीजिए कि धवन के साथ ऐसा किया गया है तो सैमसन, पृथ्वी शॉ और मयंक अग्रवाल किस खेत की मूली हैं। यहाँ इन 3 प्लेयर्स का जिक्र इसलिए किया गया क्योंकि ये उन चुनिंदा नामों में से एक हैं जिन्होंने टीम में सिलेक्ट नहीं होने के बाद ट्विटर पर अपना दुख जाहिर किया, क्योंकि उन्हें सिलेक्टर्स ने बिना किसी कम्युनिकेशन के टीम से बाहर कर दिया। इस बात का ही इशारा इन 3 प्लेयर्स की पोस्ट करती भी है। वैसे इस कमेटी के टेन्योर में लैक ऑफ कम्युनिकेशन एंड क्लैरिटी का हवाला प्लेयर्स ने ज्यादा ही दिया, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल विराट कोहली है। जब उन्हें कप्तानी से हटाया गया तो उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी। हालांकि कोहली वाला किस्सा गांगुली से जोड़कर देखा गया और सिलेक्टर्स पर से स्पॉटलाइट हट गई, मगर रहाड़े, विहारी और पुजारा के केस में ऐसा नहीं हो पाया। सबने उनके साइड लाइन होने पर सवाल किए, मगर जवाब किसी को नहीं मिला। यही एक और बड़ी प्रॉब्लम इस कमेटी से जुड़ी रही कि चेतन शर्मा की लीडरशिप वाली कमेटी ने 2 साल के लंबे टेन्योर में करीब आधा दर्जन प्रेस कॉन्फ्रेंस ही की। टीमें सोशल मीडिया पर अनाउंस होती रही, लोग सवाल करते रहे, फैंस जीतते रहे, मगर कमेटी की तरफ से कोई ऑफिशियल रिस्पांस आया ही नहीं। हालांकि कमेटी के इस बिहेवियर में एक बड़ा रोल बीसीसीआई मैनेजमेंट का भी है, क्योंकि उन्होंने कभी कोशिश नहीं की चीजें बेहतर करने की। मगर अब बीसीसीआई ने सिलेक्शन कमेटी को रिबूट करने का स्टेप उठाया भी है और इंडियन क्रिकेट से जुड़े हर शख्स को भी सहारा दिया है कि नतीजे बेहतर नहीं आएंगे तो बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। यही एक सवाल सभी फैंस के माइंड में है कि अब आगे क्या। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब है नई सोच वाली सिलेक्शन कमेटी का गठन, जिसके लिए बीसीसीआई ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं और क्वालिफाइड एस्पिरेंट्स को 28 नवंबर तक अप्लाई करने की लास्ट डेट भी दे दी है। इस नई कमेटी का सिलेक्शन क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी करेगी, जो कि हर बार करती भी है, क्योंकि बीसीसीआई समेत सब चाहते हैं कि सिलेक्शन बिल्कुल साफ हो। वैसे नए सिलेक्टर्स मिलने में लंबा टाइम तो लगेगा, क्योंकि ये कमेटी इतनी आसानी से नहीं बनती है। सिलेक्टर बनने वाले प्लेयर्स का करियर ट्रैक होने के अलावा इस बात का भी ध्यान दिया जाता है कि कमेटी में इंडिया के अलग अलग जोन से प्लेयर्स हों, क्योंकि तभी सिलेक्टर्स अच्छे
मगर छुपे हुए रीजनल प्लेयर्स को कमेटी के सामने रख पाएंगे। इसके अलावा भी बहुत सी बातें और प्रोटोकॉल्स हैं जिनका ध्यान एक सिलेक्शन कमेटी बनाते हुए रखा जाता है। अगर आप कहेंगे तो हम एक अलग से वीडियो बनाकर सभी बातों को डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि अगले कुछ हफ्ते इंडियन क्रिकेट के अगले कुछ साल तय करेंगे, क्योंकि सिलेक्टर्स हिस्ट्री क्रिएट करने में क्या रोल अदा करते हैं उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल 2007 में धोनी को कप्तान बनाना है। तो दोस्तों, ये थी पास्ट सिलेक्शन कमेटी की कहानी और फ्यूचर सिलेक्शन कमेटी से जुड़ी तैयारी। इससे पहले कि हम वीडियो फिनिश करें, आपको एक राज बता देते हैं जिसका जिक्र हमने वीडियो की शुरुआत में किया था। तो भाई बात यह है कि सिलेक्शन कमेटी को यूं वाइप आउट करना बीसीसीआई का कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं है और ना ही इस फैसले में इंडियन क्रिकेट का फ्यूचर प्रायोरिटी है, बल्कि ये तो बैकअप प्लान है जिसकी तैयारी वर्ल्ड कप के दौरान ही हो गई थी, बीसीसीआई और इंडियन प्लेयर्स को वर्ल्ड कप में मिली हार से बचाने के लिए। वरना ऐसा कहाँ होता है कि चलते वर्ल्ड कप के दौरान ही एक साथ न्यूजीलैंड और बांग्लादेश जैसे 2 टूर के लिए टीमें अनाउंस कर दी जाएं। मगर ऐसा हुआ है क्योंकि बीसीसीआई को पता था वर्ल्ड कप हारेंगे तो बवाल होगा, इसलिए उन्होंने पहले से ही सिलेक्टर्स को बलि का बकरा चुन रखा था। मगर यहाँ एक पेच ये फंस रहा था कि एकदम से टेन्योर के बीच में अगर सिलेक्टर्स को बर्खास्त कर दिया गया तो कहीं बर्खास्त कमेटी या कोई एक सिलेक्टर बीसीसीआई के खिलाफ लीगल एक्शन न उठा ले। इसलिए डिसीजन लिया गया कि सिलेक्टर्स वर्ल्ड कप में ही न्यूजीलैंड टूर के साथ बांग्लादेश के लिए भी टीम अनाउंस कर दें, क्योंकि बांग्लादेश टूर का आखिरी टेस्ट मैच 22 दिसंबर से शुरू होगा और आज से ठीक 2 साल पहले 22 दिसंबर को ही चेतन शर्मा की लीडरशिप वाली सिलेक्शन कमेटी का गठन भी हुआ था। यानी 22 दिसंबर को इस सिलेक्शन कमेटी के 2 साल पूरे हो जाएंगे, क्योंकि बीसीसीआई ने पहले ही कहा था कि सिलेक्शन कमेटी के काम का हर साल पूरा होने पर रिव्यू होगा और फिर तय किया जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया जाए या एंड। इस तरह अब अगर कमेटी के बर्खास्त होने पर कोई लीगल एक्शन लेता भी है तो उसका केस कमजोर हो जाएगा, क्योंकि टेक्निकली बीसीसीआई ने सिलेक्शन कमेटी को सस्पेंड नहीं किया है बल्कि उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया है। जबकि इस खबर को मीडिया ने इस तरह पेश किया कि सबको लगे कि बीसीसीआई ने वर्ल्ड कप की हार के बाद ठोस कदम उठाते हुए सिलेक्टर्स को सस्पेंड कर दिया है और इसके बाद जो फैंस नाराज चल रहे हैं वो नई शुरुआत की उम्मीद के साथ दोबारा इंडियन क्रिकेट टीम से जुड़ जाएं। इस तरह बीसीसीआई का सिलेक्शन कमेटी को सस्पेंड करना इंडियन क्रिकेट के लिए बेहतर हो या नहीं, मगर प्रेजेंट बीसीसीआई ढांचे और प्लेयर्स के लिए एक बचने का रास्ता जरूर है। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई दिलचस्प स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।